वेलकम ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना हिंदी ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक। वो क्या है? वर्ण विचार। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार में हम क्या पढ़ेंगे? मैं अभी आपको इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं और वर्णमाला की कंप्लीट जानकारी हम इस टॉपिक में अपने प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है वर्ण। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह लिखित और मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो सके। खंड मीन्स जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके, जिसको हम और अधिक टुकड़ों में तोड़ ना सकें, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते और उसके टुकड़े नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा आ जाता है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब हमारी जो भाषा है, कोई भी हमारी लैंग्वेज है, कोई भी हमारी भाषा है, उस भाषा में अनेक वर्ण आते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारे अल्फाबेट्स आते हैं, हिंदी में हमारे वर्णमाला आती है, वर्णमाला में हमारे अ से ज्ञ सारे हमारे वर्णमाला के अंदर आते हैं। ठीक है। तो हर भाषा के अपने वर्ण होते हैं। उन वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला क्या हो गया? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, मतलब वो क्रम में लिखे होते हैं। जैसे ए बी सी आपके क्रम में है, या अ आ इ ई उ ये आपके क्रम में है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हमारा आ जाता है वर्णों के भेद। वर्णों के हमारे दो भेद होते हैं। पहला आ गया हमारा स्वर और दूसरा हमारा आ गया व्यंजन। ठीक है। अब हम स्वर और व्यंजन की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको वर्णमाला की जानकारी दे देती हूँ। देखिए, ये है हमारी वर्णमाला। ठीक है। अब ये देखिए आप, अ आ इ ई उ री ए ओ औ। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11, ये हमारे 11, ये हमारे क्या हैं? स्वर। ठीक है। हमारे स्वर कितने होते हैं? 11, जो अ से ओ तक हैं। अब हमारा आ गया अंग, अह और अ। ये क्या है? ये हमारे हैं अयोगवाह। इनको हम बोलते हैं अयोगवाह। ठीक है। ये तीनों हमारे हैं अयोगवाह। ठीक। जिसमें ये हमारा है अनुस्वार। ठीक है। उसके बाद अह, ये हमारा है विसर्ग। इसके बाद ये हमारा है अनुनासिक। ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से हमारे क से हमारे शुरू हो जाते हैं व्यंजन। ये हमारे शुरू हो गए सारे व्यंजन। ठीक है। अब क ख ग घ अंग। ठीक है। ये हमारा आ जाता है क वर्ग में। ठीक है। ये किस में आ गया? क वर्ग में। इसके बाद हमारा शुरू हो गया च वर्ग। च वर्ग में हमारा क्या आ गया? च छ ज झ इय। ट वर्ग में हमारा आ जाता है ट ठ ड ढ अण। फिर हमारा शुरू होता है त वर्ग। त वर्ग में हमारा आ जाता है त थ द ध न। फिर हमारा आ गया प वर्ग। प वर्ग में हमारा आ गया प फ ब भ म। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। ये कौन से हैं? य र ल व। उसके बाद हमारे आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? श श स ह। इसके बाद हमारे आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों है ये? क्योंकि ये दो व्यंजनों को जोड़ के बने हैं। इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी हमारे 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसके बाद हमारे आ जाते हैं ये
आवत, आवत और गृहीत ध्वनियां, इनको हम बोलते हैं आवत या गृहीत ध्वनि, ध्वनियां। ठीक है, ये हमारी होती हैं आवत और गृहीत ध्वनियां। ढ, ढ, आ, जैसे डॉक्टर, य, फ, ये हमारी आवत या गृहीत ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, और हम, आपको पता है कि हम किन्हीं व्यंजनों में बिंदी का प्रयोग करते हैं। वो बिंदी हमारी किन की आती है? वो बिंदी हमारी इन वर्ड्स की आती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पंचम वर्ण। इन वर्णों की जगह हम बिंदी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और इन वर्णों को हम बोलते हैं पंचम वर्ण। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क वर्ग में भी 5वीं प्लेस में है, ये च वर्ग में 5वीं प्लेस पे है, ये ट वर्ग में 5वीं प्लेस पे है, ये त वर्ग में 5वीं प्लेस में है और प वर्ग में 5वीं प्लेस में म है। इन वर्णों की जगह हम ऊपर दूसरे वर्ण के ऊपर बिंदी का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे पंचम में ऊपर बिंदी आई। ठीक है, तो ये बिंदी प आ रहा है प के साथ। ठीक है, तो ये पंचम, इसलिए यहाँ पे बिंदी आ गई। तो ये बिंदी किसकी आई है? ये बिंदी हमारी पंचम वर्ण की आई है। पंचम वर्ण हमारे कौन सी है? अंग, इया, अण, न और म। इनकी जगह हम बिंदी भी लगा सकते हैं और ये आधा वर्ण भी हम यूज कर सकते हैं। ये तो थी हमारी वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में हमें कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जैसे आ, ये वाला वर्ण है हमारा। ठीक है, आ, ये हमारा कहाँ से आया है? इंग्लिश में कुछ हम वर्ड्स जो है हिंदी में लिखते हैं, वो वर्ड इंग्लिश का है और उसको हमने हिंदी में लिखना है। जैसे डॉक्टर, डा, डा हम कैसे लिखेंगे? ड के ऊपर ये वाला मात्रा आ जाएगी, चंद्र आ जाएगा डा के ऊपर ऐसे, तो ये डॉक्टर हो गया। ठीक है, तो जो वर्ड्स हमारे इंग्लिश से आए हैं और हिंदी में ऐसे ही यूज होते हैं, उन वर्ड्स के ऊपर ये आता है चंद्र। ठीक है, और इसके बाद हमें और क्या पॉइंट ध्यान रखना है? हमारे जितने भी व्यंजन हैं सब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आप देखो, क पीछे अ आ रहा है, ख, ग, घ, इन सब के पीछे क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ठीक है, अगर हम का करेंगे तो पीछे आ गया, की करा तो पीछे ई आ गया, की करा तो पीछे ई आ गया। ठीक है, तो जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो हमारे सारे स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें व्यंजन नहीं होगा, स्वर नहीं होगा व्यंजन में, तो ये हम आधा रूप लिखेंगे, आधे रूप में हमारा हलंत आ जाता है। ठीक है, हलंत में, क में हलंत, ये हमारा आधा रूप आ गया, उसमें अ नहीं आएगा। जब इसमें अ आ गया तो ये पूरा क बन गया। इसी तरह से ख है, ग है, तो हमें बिना अ के लिखना है तो वो हलंत की सहायता से होगा। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा आधा वर्ड। जैसे बच्चा में आधा च आ रहा है। ठीक है, अच्छा में भी आधा च आ रहा है, तो ये आधा वर्ण हमारा क्या है? वो बिना अ के है। अगर उसमें अ मिल जाएगा तो वो पूरा वर्ण बन जाएगा, तो उसमें हमें हलंत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या चीज है? जो जितने भी स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन उच्चारण नहीं हो सकते। ठीक है, सब व्यंजनों में हमें अ मिलेगा। इसके बाद जितने भी हमारे बिंदी वाले वर्ड्स हैं जिनके नीचे बिंदी आ रही है, ये क्या है? ये कहलाती है नुक्ता ध्वनियां। ये ध्वनियां कहाँ से आई? अरबी और फारसी से आई हैं ये ध्वनियां। ठीक है, इन ध्वनियों में हिंदी वर्णों के नीचे एक बिंदु लगा दिया जाता है। जब ये ध्वनियां हम हिंदी वर्णों में यूज करते हैं तो हम वर्णों के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, और इस बिंदी को हम बोलते हैं नुक्ता। ये ज में और फ में लगती है, और कहाँ लगती है? अढ़, ढ में भी नुक्ता लगती है। ठीक है, बट इनके उच्चारण थोड़े से फर्क हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्णमाला के भेदों की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब हम जानेंगे स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णमाला के भेदों की। मैंने आपको बताया वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, 2 भाग में बांटा जाता है। सबसे पहले स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हमारे स्वर क्या होते हैं?
जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती और उनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आप कुछ बोल रहे हो, बोलते हुए अगर आपकी मुंह से जो वायु निकल रही है वो रुक नहीं रही कहीं पे, जैसे आप खुद बोल के देखो, आपकी वायु कहीं नहीं रुक रही है, सीधा बाहर मुंह से उच्चारण हो रहा है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है। अब मैं वर्णमाला जब आपको बताया था तो मैंने उसी टाइम आपको बताया था हिंदी में स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये हिंदी के 11 स्वर हैं। ठीक है। आगे हमारे स्वर भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी एक मात्रा के बराबर समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हमारे 4 हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ठीक है। इसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता है, दुगना समय लगता है, यानी वो समय कितना हो गया? 2 मात्रा का हो गया, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। अब इनको हमें थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, जैसे हमने अ बोला, अ में थोड़ा कम लगा, और आ बोला, आ में थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है। तो जिनमें थोड़ा कम समय लग रहा है वो हमारे ह्रस्व स्वर हो गए, जिनमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लग रहा है वो हमारे दीर्घ स्वर हो गए। इसके बाद हमारे आते हैं प्लूत स्वर। प्लूत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम बोलते हैं प्लूत स्वर। ठीक है। सामान्यतः इनका प्रयोग नहीं करते हम, परंतु इनका प्रयोग कहाँ होता था? जैसे कोई गाना गा रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं, वादन है, इनमें इनका प्रयोग होता है। जैसे ओम, ठीक है, राम, हरि, जितना हम खींच रहे हैं उसको, जैसे हमारा सॉन्ग था आ गले लग जा, उसमें आ को आपका खींच रहे हैं। ओम में ओ क्या है? प्लूत है, क्योंकि ओ को हमने खींचा, तो खींचने में हमने उसके पीछे क्या लगा दिया? ये साइन। ठीक है। ये संस्कृत में लगाया जाता है और हिंदी में हम लगाते हैं एस, जैसे आ, तो इसके पीछे एस लगा दिया। ये वाला साइन हमारा संस्कृत में यूज होता है और ये साइन हमारा खींचने के लिए हिंदी में यूज होता है। ठीक है। आगे हमारा क्या है? व्यंजनों के साथ जब स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है तो स्वर अपने मूल रूप को छोड़कर अपने विशेष चिन्हों के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है। जब हिंदी में हम व्यंजनों के साथ स्वर लिखते हैं तो व्यंजनों के साथ स्वर लिखते हैं तो स्वर अपना डायरेक्ट रूप में नहीं आता, अपने जो मूल रूप को है वो छोड़ देता है। ठीक है। और वो एक चिन्ह के रूप में आ जाता है, उस चिन्ह को हम बोलते हैं मात्रा। जैसे अ, ठीक है, अ की तो हमारी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है। आ में हमारी डंडा लगता है, पता है ना आपको, जैसे हमने लिखना है राम, है ना, राम, तो आ का क्या लग गया? हमारा डंडा। ठीक है। तो ये क्या है? आ की मात्रा। ठीक है। तो इसी तरह से हर स्वर का अपना चिन्ह होता है। ठीक है। तो अ का तो हमारा कोई चिन्ह नहीं होता। ठीक है। आ का हमारा एक डंडा लगता है, आ की मात्रा जिसको हम बोलते हैं। ई की मात्रा हमारी आपको पता है कि आगे से लगती है, वर्ण के आगे से छोटी ई की मात्रा लगती है। बड़ी ई की मात्रा वर्ण के पीछे से लगती है। उ की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है, बड़े उ की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगती है। री की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगती है। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है, और बड़ी ए की मात्रा 2 मात्राएं लगती हैं, वो भी वर्ण के ऊपर लगती हैं। ओ की मात्रा वर्ण के साथ लगती है, बड़े ओ की मात्रा भी वर्ण के साथ लगती है। अब हमारा आ जाता है ये आ। ये क्या है? इसका मात्रा का प्रयोग हिंदी में प्रयोग होने वाले इंग्लिश के शब्दों में किया जाता है। जैसे बॉल हमारा हिंदी का शब्द नहीं है, ये हमारा इंग्लिश का शब्द है, पर हम इसको हिंदी में भी यूज करते हैं, तो उसके ऊपर हम ये वाला चंद्र लगा देते हैं। डॉक्टर, रॉकेट, ऑफिस आदि। ठीक है। अब हमें पॉइंट क्या याद रखने? री के उच्चारण री जैसा होता है, जैसे ऋतु, जो हमारा री ऋषि है, री ऋषि का उच्चारण भी र की ऊपर छोटी की मात्रा लगा दें वैसा होता है, जैसे ऋतु, ऋषि, ऋषभ आदि।
र के उच्चारण के साथ, र के साथ अब आप ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनकी मात्राएं आप कैसे लगाते हो? र के साथ छोटा ऊ लगाने, साथ छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो वो कैसे लगेगी? ये इस तरह से, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं रुपया, रुपया, और कौन सा लिखते हैं? रुचि, ठीक है। और रुकना, रुधिर, अरुण, ये सब में छोटे ऊ की मात्रा लगनी है, वो ऐसे लगनी है। और र के साथ अगर हमने बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो वो कैसे लगेगी? यहाँ से हम गोल करेंगे ऐसे, ये र के साथ बड़े ऊ की हो गई। जैसे रूप, रूठना, जरूर, शुरू आदि, इन वर्डों में र के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है हमारा? व्यंजन। अब हम देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और मुख से निकलने वाली वायु कहीं कहीं रुक रुक कर बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। बिना स्वर के व्यंजन को लिखा तो जा सकता है किंतु इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। बिना स्वर के हम व्यंजन को बोल नहीं सकते। जैसे बच्चा है, इसमें आधा च है, आधा च हम ऐसे भी लिख सकते हैं और च पे हलंत भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी में व्यंजन कितने हैं? हिंदी में टोटल व्यंजन है 33। अब हम देखते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो 4 भाग कौन से हैं हमारे? देखिए, ये हैं हमारे व्यंजन के भेद। व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं व्यंजन के? सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, फिर आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं? व्यंजन के भेद। अब मैं इनको भी आपको डिटेल में बता देती हूँ। ये देखिए हमारा चार्ट भी बना हुआ है। व्यंजन के भेद: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह के 2 अंग आपस में एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, मुंह के कोई 2 पार्ट आपस में एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, यानी आपस में पूरी तरह एक दूसरे को छूते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इसमें 5 वर्गों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन को हमने 5 वर्गों में बांटा है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ग क्या है? क वर्ग। क वर्ग में क्या आ जाता है? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आ जाता है च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में आ जाता है ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में आ जाता है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आ जाता है प, फ, ब, भ, म। अब आप ये वर्ण उच्चारण करके देखिए, आपके मुंह का कोई ना कोई पार्ट आपस में टकराएगा। जैसे क, क, ख, जैसे लिप्स टकरा रहे हैं, ठीक है। कहीं कोई पार्ट टकराएगा, कहीं कोई पार्ट टकराएगा, ये अपने आप नहीं बोले जाते, ठीक है। और इनका जो पंचम वर्ण होता है, अंग, इया, अण, न और म, इनको हम बिंदी के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। इन्हीं 5 वर्णों का 5वां वर्ण ही अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार जो बिंदी लगती है ऊपर, उसके रूप में किया जाता है। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या आ गया? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का लगता है, उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, ठीक है। इनके उच्चारण में जीभ क्या होती है? मुख में पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। और ये अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, जीभ हिल रही है बट पूरा स्पर्श नहीं कर रही, य, र, ल, व, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु अत्यधिक रगड़ खाने के कारण गर्म हो जाती है, ऊष्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, 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 ह, ठीक है। ये पूरा अंदर से निकल रहे हैं, जोर से निकल रहे हैं, जोर लगा के, और वायु जो हमारी है पूरी इनको बोलने में गर्म हो रही है, इसलिए ये
ऊष्म व्यंजन हो गए। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, यह तो मैंने आपको पहले भी बताया था। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो दो को जोड़ के बन रहे हैं, जैसे क्ष, क और श को जोड़ के बना क्ष। ठीक है, त्र, त और र को जोड़ के बना त्र। ज्ञ, ज्ञ किसको जोड़ के बना? ज, य और अ को जोड़ के बना ज्ञ। श्र, श्र किसको जोड़ के बना? श और र और अ को श्र। देखिए जैसे ये है क, श और अ, क्या बन गया? श्र, क्ष, क्षत्रिय। ठीक है, इसके बाद ये देखिए त्र, त, र और अ, त्र, क्या बन गया? त्रिशूल। उसके बाद ग, ज, य और अ, ज्ञ, क्या बन गया? ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। इसके बाद हमारा श्र, श, र और अ, श्र, क्या बनेगा? श्रमिक। ठीक है, हिंदी में अनेक संयुक्त व्यंजन बनते हैं, किंतु वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजनों को ही स्थान दिया गया है। इसका कारण यह है कि इनमें 2 व्यंजनों के मेल से उनका स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। ठीक है, 2 व्यंजनों को हमने जोड़ा तो उनका स्वरूप पूरी तरह बदल गया। इसके बाद हमारे आते हैं द्रवित व्यंजन। द्रवित व्यंजन कौन से हैं हमारे? देखिए अब हमारे आ गए द्रवित व्यंजन। तो हमारे द्रवित व्यंजन क्या हो गए? जब एक स्वर रहित व्यंजन का अपने, देखिए अब द्रवित व्यंजन क्या होता है? जब एक स्वर रहित व्यंजन का अपने समरूपी स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है, उसे द्रवित व्यंजन कहते हैं। जैसे म से म का मेल होगा, देखो म में, आधे म में अ नहीं आएगा। ठीक है, अम्मा, अम्मा में आधा म आ रहा है। ठीक है, तो आधा अक्षर और पूरा अक्षर, मतलब स्वर रहित व्यंजन हो गया तो आधा हो गया व्यंजन, वो आधा हो गया और पूरा, और सेम वही पूरा हो गया। ठीक है, एक आधा और एक पूरा, वो हो गया द्रवित। जैसे हड्डी, आधा ड और पूरा ड, हड्डी। छत्ता, आधा तो और पूरा तो। ठीक है, छत्ता। गन्ना, आधा न और पूरा न, मतलब सेम वही व्यंजन एक बार आधे रूप में और एक बार पूरे रूप में। जब सेम वही व्यंजन एक बार आधे रूप में यूज हो रहा है और एक बार पूरे रूप में यूज हो रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं द्रवित व्यंजन। इसके बाद हमारा आ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन क्या है? जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन से संयुक्त होता है तो उसे संयुक्त अक्षर या व्यंजन गुच्छ कहते हैं। मतलब उसमें द्रवित में तो हमारे सेम थे, इसमें क्या हो जाएंगे? दूसरे हो जाएंगे। प्रयत्न, आधा तो आ गया और पूरा ना आ गया, मतलब दोनों व्यंजन अलग अलग हो गए, पर एक पूरा हो गया और एक आधा हो गया। रक्त, आधा क और त। ठीक है, पूरा त, तो व्यंजन अलग अलग हो गए। द्रवित में हमारे व्यंजन एक जैसे थे और संयुक्त में हमारे क्या हो गए? व्यंजन अलग अलग हो गए, एक आधा हो गया, एक पूरा हो गया। पत्थर, ठीक है, आदि। इन्हें 3 रूपों में लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? खड़ी पाई हटाकर, जैसे 11। खड़ी पाई मतलब जो इसमें आ की मात्रा है उसको हटा दिया। 11 के साथ एक डंडा लगता था, उस डंडे को हटा दिया, आधा ग बन गया। आधा ज कैसे बन गया? इसमें भी डंडे को हटा दिया। आधा वो, इससे भी डंडे को हटा दिया। आधा श, इसमें भी डंडे को हटा दिया। आधा तो, इसमें भी डंडे को हटा दिया। मतलब जो इसमें खड़ी मात्रा थी, खड़ा वन था, वो हटा दिया। उसके बाद घुंडी हटाकर, घुंडी हटाकर कौन से बनते हैं? क को हमने पूरा घुमा के लिखते हैं। ठीक है, ये देखो पूरा घुमा के लिखा हुआ है, इसको नीचे नहीं घुमाया, सीधा कर दिया तो आधा क बन गया। ठीक है, आधा फ, आधा प, आधा प, आधा फ, आधा, सॉरी आधे पन में, आधा फ में, आधा फ में हम नीचे नहीं लेके आए, सीधा कर दिया तो वो आधा फ बन गया। ठीक है, या हलंत लगाकर, उस अक्षर के नीचे हम हलंत लगा देंगे तो भी वो आधा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि र
आधा र कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, जब र को हमने स्वर रहित मतलब बिना स्वर के, यानी हाफ आधे र को हमने इस्तेमाल करना है, तो हम उसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कि वो दूसरे अक्षर के ऊपर आ जाता है। जैसे धर्म में धर्म, ठीक है, आधा र लाना है धर्म, ठीक है, तो वो र दूसरे अक्षर के ऊपर आ गया। ठीक है, करम, वर्षा, इन सब वर्ड्स में क्या आएगा, ये इसके ऊपर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं रेफ र। ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट तरह का र। इसको हमने बोला रेफ र, जो अक्षर के ऊपर आ जाता है और उस अक्षर, जिस अक्षर के ऊपर आया उस अक्षर के पहले बोलता है। धर्म, वर्षा, नर्तक, दुर्गा, इसको हम बोलते हैं रेफ र। ठीक है, दूसरा हमारा र आ जाता है उसके पैर में, अक्षर के पैर में। ठीक है, जैसे चंद्र, ठीक है, और प्रसन्न, चक्र, क्रम, इसमें लगता है। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन र उसके नीचे टेढ़ी रेखा के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है तीसरी तरह का र कैसे लगता है, उसके नीचे जैसे ट के नीचे ट्रक में, इस तरह से। ठीक है, राष्ट्र में, ट्रेन में, ड्रम में। ठीक, नीचे से गोल तली वाले वर्ण, जो नीचे से गोल तली वाले वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे ट, ठ, ड, ढ आदि स्वर रहित हो तो उसके बाद र हो तो उसको हम इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ट्रेन आदि में। ड्रामा में भी वही आएगा। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आ जाता है, और कैसे लगता है फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, देखिए फोर्थ पार्ट में हमारा लगता है स्वर रहित श के साथ, श और र, श प्लस र मिलके क्या बन जाता है, श्र। ठीक है, श्र, इस तरह से लगता है उसमें र। ठीक है, तो जैसे श्रम, परिश्रम, श्रमिक, आश्रम आदि में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नुक्ता की। ये तो हो गया र, किस किस के ऊपर किस तरह से र लगता है। अब हम बात करेंगे नुक्ता की। नुक्ता क्या होता है, देखिए नुक्ता फारसी से आए कुछ शब्दों में कुछ ध्वनियों के नीचे एक बिंदी लगती है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। नुक्ता इन 5 अक्षरों के नीचे लगती है, क, ख, ग, श और फ। हिंदी में अब केवल श और फ नुक्ता ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके शब्दों के उच्चारण और अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे सजा और शशा, फन और फन आदि। नुक्ता ध्वनियों का प्रयोग अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के शब्दों में लिखने के लिए, अंग्रेजी और अरबी के शब्दों को लिखने के लिए या फारसी के शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हमारी आती है वर्ण विच्छेद की बारी। वर्ण विच्छेद क्या है, किसी भी शब्द को प्रयोग किए जाने वाले वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद या ध्वनि विश्लेषण कहते हैं। जैसे कमल हमने लिखने, आधा क, इसके साथ अ आ गया, म अ आ गया, ल अ आ गया। देखिए आधा अक्षर और अ हमने अलग अलग कर दिया। दिल्ली, द और ई, छोटी ई आ गई, ल आधा ल आया, फिर पूरा ल आधा ल आया, उसके साथ बड़ी ई आई, आधा ल और बड़ी ई मिलके क्या हो गया, ली, दिल्ली। ठीक है, हिंदी, ह छोटी ई, आधा न, द और बड़ी ई, हिंदी। ठीक है, ऐसे ही कक्षा, क अ क श, क और श मिलके क्ष बन गया, आ, कक्षा। सुबह, स उ, ब अ ह अ। दैनिक, द ए न ई क अ, दैनिक। ज आ, जा म उ, मु न अ न, जामुन। वृ, क श क्ष अ, क श अ, क्ष, वृक्ष। प्र अ, प्र। कृ, त ई, ति, प्रकृति। म ओ, मो। ह अ, ह, क अ, क, मोहक। व ई,
वि, ज, इया और आ, क्या बन गया ज्ञा, ज और इया ज आ, ज्ञा, न अ न विज्ञान, म आ द अ मांद, प या य आ या र ई री प्यारी, ट र ट्र ए ट्रे, न अ न ट्रेन। ठीक है, इसी तरह से हम क्या है अक्षरों का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, वर्णों को अलग अलग, स्वरों और वर्णों व्यंजनों को अलग अलग कर सकते हैं या वर्णों को अलग अलग कर सकते हैं। अब हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई और मूलध्वनि वर्ण होती है। वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से स्वतंत्र रूप में होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता। इसके उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय की माप को मात्रा कहते हैं। मतलब अगर एक मात्रा का समय लग रहा है या दो मात्रा का समय लग रहा है। हर्ष स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वरों के उच्चारण में दो से भी अधिक मात्रा का समय लगता है। व्यंजनों के साथ मिलने वाले स्वरों के रूप को मात्रा चिन्ह कहते हैं। ठीक है, व्यंजनों के साथ जो मिलके लगते हैं उन्हें मात्रा चिन्ह कहते हैं। एक जैसे एक की मात्रा लग गई, ए की मात्रा लग गई। अनुस्वार व्यंजन का प्रतीक चिन्ह ऊपर बिंदी होता है और अनुनासिक व्यंजन में चंद्र बिंदु आ जाती है। अरहित र जब दूसरे व्यंजन के साथ लगता है तो उसके रूप बदल जाते हैं। मैंने आपको 4 रूप बताए थे, एक उसमें से रेफ है। ठीक है, दूसरा रूप उसका था पदेन जो पद में आ जाता था। तीसरा रूप ट्र वाला था। ठीक है, शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अभी बीच में हमारा एक चीज़ रह गई थी जो मैं आपको बताना भूल गई, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होते हैं? जिनमें ऊपर बिंदी लगती है। वास्तव में ये 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? जो आपके पंचम वर्ण मैंने आपको बताए थे, अंग, इया, अण, न और म। इन्हीं 5 के स्थान पर हम बिंदी के रूप में अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये 5 वर्ण कहाँ कहाँ आता है आपको पता है ना? हर आपके क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के अंत में। क वर्ग में जैसे गंगा, ये वाला अण आ गया। ट वर्ग में ठंडा, ये वाला अण आ गया। प वर्ग में खंबा, म आ गया द। ठीक है, च वर्ग में पंजा, यहाँ आ गया। त वर्ग में न आ गया, अंतर, इसकी बिंदी आ गई। प वर्ग में संबंध, म और न के ऊपर बिंदी आ गई। ठीक है, अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार को पंचम वर्ण के रूप में लिखते समय उसी पंचम वर्ण को लिखा जाता है जिसे वर्ग का वर्ण अनुस्वार के बाद होता है। मतलब जो जिस वर्ग का है, प वर्ग का है, प वर्ग में क्या आता है अंत में? प, फ, ब, भ, म। तो इसमें क्या आ जाएगा? प वर्ग में म, खंबा, म आ गया। ठीक है, प, फ, ब, भ आ गया ना। यह हमें पता चल गया। अंतिम वर्ण से हम देखेंगे कि कौन सा आएगा। खंभा, भ आ रहा है, भ से हम क्या लगाएंगे? म वाला आ जाएगा। ठंडा, ड आ रहा है, तो ड हमारा कौन सा आता है? ड कहाँ आता है? ट, ठ, ड, ढ, अण, अण वाले में, तो अण आ गया। ठीक है, लास्ट वाले वर्ण से हम पता लगाएंगे कि कौन सा हमारा अनुस्वार आ रहा है। अब अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। ठीक है, मुख और नाक दोनों से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में वायु नाक एवं मुख दोनों से निकलती है, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए उनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे कहाँ, चांद, आंगन आदि। जिन वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा चिन्ह ना हो उसे चंद्र बिंदु का, और यदि मात्रा चिन्ह हो तो केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे केवल लिखने में होता है। दोनों का उच्चारण एक ही तरह से होता है, जैसे वहाँ और वहीं। गांव, गोंद, ईंट, सौंपना, सांप में नहीं आदि अनुनासिक का प्रयोग के कुछ उदाहरण हैं। विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? जो पीछे 2 बिंदियां लगती हैं। विसर्ग का उच्चारण कुछ कुछ र की तरह होता है, कुछ कुछ ह की भांति होता है। इसके पीछे हम 2 बिंदु लगाकर लिखा जा सकता है, जैसे प्रातः, पीछे ह आ रहा है ना, पर ह लिखेंगे नहीं हम, वो क्या है? विसर्ग। प्रातः, अतः, पुनः आदि।
बोलने में तो ह की तरह हो रहा है, बट वो है क्या? विसर्ग। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग अब संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही होता है। हिंदी में सिर्फ उन्हीं शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है जो संस्कृत भाषा के हिंदी में आ रहे हैं। तो ये हमारा वर्ण विचार बिल्कुल पूरा हो गया। आशा करती हूँ आपको वर्ण विचार ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो लेके मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो भी। आशा है आपको वर्ण विचार अच्छे से समझ आ गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।